स्टोरीज का मौसम है जी। और कहानियां सुनाते हैं और कहानियों से चीज़ें क्लियर करते हैं। स्टोरी नंबर 1 है जी, रिसर्च एजुकेशन एंड नेशनल डिसीजन से रेलेवेंट। अब तक हम समझ चुके हैं कि रिसर्च डिजाइन एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन अब मैं आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछता हूँ। क्या सिर्फ अफराद को मनसूबाबंदी की जरूरत होती है, प्लानिंग की जरूरत होती है सिर्फ इंडिविजुअल्स को, या कंट्रीज को भी जरूरत होती है, या मवालिक को भी होती है? ये आप मुझे बताएं। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दो स्टूडेंट एक ही क्लासरूम में बैठे होते हैं, दोनों के पास एक जैसी किताबें, एक जैसे उस्ताद, एक जैसा माहौल और तकरीबन एक जैसे मौके, लेकिन 20 साल बाद बन जाता है एक सीईओ दुनिया की बड़ी कंपनी का, और दूसरा अभी भी जिंदगी की दौड़ में जदोजहद कर रहा होता है। राइट साइड पे देखें स्टूडेंट्स। रिसर्चर फौरन सवाल पूछता है, रुकता नहीं, क्यों? कि क्या जहानत में फर्क था, या मौके मुख्तलिफ थे, या फिर मनसूबाबंदी और लॉन्ग टर्म विजन में फर्क था? जहानत में फर्क था या अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ थी? इसका वजह तलाश करता ना रैशनल। कुछ दिहाइयां पहले पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान माशी फर्क इतना ज्यादा नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान की फीकस आमदनी $86 के करीब बयान की जाती है, $86 के, जबकि जनूबी कोरिया के तकरीबन $68 के करीब थी। ये बात है ज़िया रजीम 1980s की बात है। 80s के बाद 80s से लेके 85 के करीब। अब आज की तस्वीर देखिए जरा स्टूडेंट्स। जनूबी कोरिया की फीकस आमदनी जो है वो $37,000 से भी तजावज कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान की तकरीबन $1,700 के करीब बयान की जाती है। ये 2025-26 की बात कर रहे हैं। तो रिसर्च, एजुकेशन, नेशन, इंडिविजुअल्स के अलावा मवालिक के ऊपर भी असर होता है। आप पस मंजर में क्या हो सकता है? यहाँ पे जरा स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन का भी मैं बयान करना चाहूंगा। डिफरेंस ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि ऑब्जर्वेशन प्लान भी हो सकती है और एक्सप्लोरेटरी भी। कभी रिसर्चर फ्रीली एक्सप्लोर करता है और कभी प्रॉपर चेकलिस्ट और प्लानिंग के साथ ऑब्जर्व करते हैं। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन प्लान होती है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एक्सप्लोरेटरी होती है। और इसी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस ने किया नेशंस को ट्रांसफॉर्म। या आप जनूबी कोरिया और पाकिस्तान की एग्जांपल देख तो रहे हैं कि किस चीज ने ट्रांसफॉर्म किया। अब रिसर्चर को क्या सोचना चाहिए? आप थिंकर हैं। अब रिसर्चर की सोच मुतहरिक होती है। सवाल ये नहीं कि फर्क है, सवाल ये है कि फर्क क्यों है, आखिर क्यों? क्या तालीम, क्या तहकीक, क्या जिद्दत, क्या यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री का ताल्लुक, क्या क़यादत का विजन, और वजह क्या है? क्या वजूहात हैं, फर्क क्यों है? ये है फर्दर उसको डीपली देखता है। अब रिसर्चर एक्टिव हो जाता है। स्टूडेंट्स, तालीम सिर्फ डिग्री का नाम नहीं होती, तालीम एक सरमायाकारी होती है। तहकीक जो है वो सरमायाकारी की कंपस होती है। ये फ्रेमवर्क देखें। एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। अब रिसर्चर सवाल पूछता है, क्या के मीडिएटर हो सकती है टेक्नोलॉजी? क्या हुकूमती पॉलिसी मॉडरेटर हो सकती है? और आपके जो कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, ये आपके सामने है। तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो देखा स्टूडेंट्स, आम इंसान सिर्फ नतीजा देखता है, लेकिन रिसर्चर उसके पीछे मौजूद वजह देखता है। रीजन क्या है बिहाइंड द सीन, म्यूजिक क्या है बैकग्राउंड में। तहकीक सिर्फ मुस्तकबिल की पेशगोई नहीं करती, तहकीक मुस्तकबिल तामीर भी करती है। वी कैन बिल्ड द फ्यूचर, जस्ट नॉट कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, राइट? Respected students, you are now thinkers and researchers. After 4 months journey during this course, before doing any research, just ask, why am I studying? What method will I use? Who am I studying? Where will I collect data? How will I collect data? When will I collect? How will I measure data? How will I analyze it? That's it. You are now thinking like a researcher thinker, not just go to the field and solve the problems. Work life, even real life examples can be solved now immediately with scientific approach. ये आपके सामने जरा स्मार्ट डिजाइन का जो ब्रेकडाउन है वो दिया गया है। ये आपके साथ जो है मैं अभी डिस्कस करता हूँ।
एस से स्मार्ट, ये मेमोरी बूस्टर है जी, स्टडी पर्पस, और सिंपल मीनिंग है वाई स्टडी। एम से है मेथड, इन्वेस्टिगेशन और रिलेशनशिप और कॉज का बताएगा। ए से है अप्रोच, इंटरफेरेंस, ऑब्जर्व और चेंज का बताएगा। आर से रिसर्च, सेटिंग, फील्ड और लैब ये डिसाइड करना होता है। टी से टारगेट यूनिट, हु टू स्टडी, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्या है। ये है जी डिजाइन। डी से है ड्यूरेशन, टाइम हॉरिजन भी बताना होता है, वन टाइम होगी और ओवर टाइम होगी, वन शॉर्ट स्टडी होगी या लॉन्गिट्यूडनल है। ई से एविडेंस क्या होगा, हाउ टू कलेक्ट डाटा। एस से सैम्पलिंग, हु टू सेलेक्ट। आई से इंडिकेटर्स, मेजरमेंट, हाउ टू मेजर, स्केल की बात हो रही है। जी से गाइडेड एनालिसिस, हाउ टू एनालाइज। एन से नेक्स्ट इंसाइट, यानी व्हाट कंक्लूजन। तो इसमें 10 डिसीजंस हैं जी फर्स्ट, और फिर उसके बाद कंक्लूजन है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिसीजन 1 जी, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर यू डूइंग दिस रिसर्च। पर्पसिवनेस होती है ना, गोल होता है, मकसद भी होता है। जिंदगी को भी जीने के लिए मकसद चाहिए होता है, तो बिजनेस के अंदर भी आपके पास एक गोल होना चाहिए और रिसर्च का भी एक गोल होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट भी आपका एक गोल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका ये होना चाहिए, स्टडी पर्पस, वाई का आंसर देना है, वाई। आपकी 3 तरह की स्टडी हो सकती है जी। एक्सप्लोरेटरी, ये फैसला नंबर 1 की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप इन इस्लामाबाद एक्सप्लोरिंग व्हाई कस्टमर्स आर नॉट रिटर्निंग आफ्टर फर्स्ट परचेज। रिपीट परचेज नहीं हो रही, रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे, तो ये एक्सप्लोरेटरी स्टडी पर्पस बन जाएगा इससे। और ये 10 डिसीजन जो हैं रिसर्च डिजाइन के, उसमें से पहला डिसीजन हम पढ़ रहे हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। दूसरी टाइप ऑफ स्टडी पर्पस होता है डिस्क्रिप्टिव। अब इसी एग्जांपल को ले लें, एक आपके सामने रख रहा हूं कि बैंक कलेक्ट्स कस्टमर डेमोग्राफिक्स। अगर बैंक जो है वो कस्टमर के डेमोग्राफिक्स, उनकी एज, जेंडर, उनका जो है इंफॉर्मेशन, एड्रेसेस, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी होगी। थर्ड है टाइप उम्मा सेकंड की बुक के मुताबिक, वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मिसाल के तौर पे कंपनी टेस्ट करती है कि एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं सेल्स को। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट, या एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज करेंगे एडवर्टीजमेंट्स को, तो सेल्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी, टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा आपका, उससे फिर जीपी बेहतर होगा, आपका नेट प्रॉफिट बेहतर होगा, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बेहतर आएगी। कंपैरिजन है जी, एक्सप्लोरेटरी का है, सिंपल आप याद कर लें, वो डिस्कवर करती है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब्स करती है, और हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव्स करती है। तो ये 3 तरह की स्टडी पर्पस है। पहला फैसला हम कंक्लूड करते हैं और दूसरे फैसले की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसको बढ़ने से पहले ये ज़हन में रख लें, एक तो मेरे साथ रिपीट करें, एक्सप्लोरेटरी डिस्कवर्स, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब्स, हाइपोथेसिस प्रूव्स। ये जी रिसर्च टाइप्स मेड इजी, ये कंक्लूजन है जो एक ही आप इस स्लाइड के अंदर अगर आप डिफरेंस देखना चाहें कि एक्सप्लोरेटरी होता है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, और डिस्क्रिप्टिव होता है व्हाट इज हैपनिंग, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है डज दिस रियली वर्क। और इसके नीचे बताए हुए हैं सारे के सारी 13 रियल एग्जांपल जिसको हम लेके चलेंगे, जिसमें एक्सप्लोर भी, डिस्क्राइब भी है, प्रूव भी करना है उन्हें। तो 13 रियल एग्जांपल्स जो हम लेके चल रहे थे लास्ट एपिसोड्स में से, रीकैप एपिसोड भी आपको पता है, उसमें 1, 2, 3 हमने देखा, खास तौर पर लास्ट वाले 3 एपिसोड के अंदर। ये जी रिसर्च टाइप्स मेड इजी, ये आपके सामने है जी, इस स्लाइड के ऊपर सारा कुछ बता दिया है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी, व्हाट इज हैपनिंग, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी, डज दिस रियली वर्क, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टाइप ऑफ स्टडी, और नीचे मैंने रफली आपको सब 13 एग्जांपल्स का जो है उसका ओवरव्यू दे दिया है विद रिगार्ड टू कि तीनों तरह की स्टडी के अंदर वो रख के ये टेबल के अंदर कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टडीज। स्टडी पर्पस इन फैक्ट इज लाइक डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी की तरह डिटेक्टिव्स जैसे करते हैं। तो स्टडी पर्पस भी ये होता है कि एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इट्स जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ये देख लें आपके सामने,
डिटेक्टिव्स क्या कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्टिगेट समथिंग, दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, देयर इज समथिंग फिशी। डिटेक्टिव क्या करता है? हर छोटी डिटेल ऑब्जर्व करता है, क्वेश्चंस पूछता है, क्लूज कनेक्ट करता है और फिर ट्रुथ तक पहुंचता है। एग्जैक्टली द सेम रिसर्चर भी क्लूज कलेक्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, डिटेक्टिव क्रिमिनल ढूंढता है और रिसर्चर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। स्टार्ट विद व्हाई। स्टूडेंट्स, हर ग्रेड रिसर्च एक सिंपल वर्ड से स्टार्ट होती है, व्हाई। Why students fail despite hard work? Why some businesses grow fast? Why some nations progress faster? Why some people succeed earlier than others? Earlier than others. Students, जिस दिन आप why पूछना स्टार्ट कर देते हैं, उस दिन आप रिसर्चर बनना स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, रिसर्च सिर्फ टेक्निक नहीं होती, रिसर्च नियत भी होती है। अगर इंटेंशंस क्लियर हों तो डायरेक्शन मिल जाती है। नीयतां नूं भागने पंजाबी में कहते हैं, माल का दारोमदार नीयतों पर है। इसलिए कहते हैं नीयत चंगी होवे तां राह आप लब जाती है। शिरलॉक होम्स इन्वेस्टिगेशंस का भी देख लें। शिरलॉक होम्स ऑर्डनरी इंसान नहीं था। जहां लोग सिर्फ सीन देखते थे, वहां वो हिडन पैटर्न देखता था। हम क्वालिटेटिव रिसर्च में भी चीजें देख चुके हैं। रिसर्च भी ऐसे ही होती है। ऑर्डिनरी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, रिसर्चर रीजन देखता है। हम बिजनेस एनालिसिस की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आज की दुनिया में सक्सेसफुल बिजनेस भी रिसर्च यूज करते हैं। Why customers buy, why sales increase, why people prefer one brand over another, why one YouTube viral होती है और दूसरी फेल। स्टूडेंट्स, कभी कभी थंबनेल भी रिसर्च होती है। स्टूडेंट्स, रिसर्च गैसिंग का नाम नहीं होता। विदाउट रिसर्च डिसीजंस लेना बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। रिसर्च हमें अजम्पशन से फैक्ट्स की तरफ लेकर जाती है। मैं चार्ल्स डार्विन का भी इस लेक्चर में रिसर्च का, क्योंकि ये सीरीज है लेट्स डू रिसर्च सीरीज, तो चार्ल्स डार्विन की जो एक्सप्लोरेशन है उसकी भी मैं छोटी सी कहानी भी आपको बता देता हूं और साथ साथ हम अपना काम भी कर लेंगे रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च डिजाइन समझने का। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे रिसर्चर की बात करते हैं जिसने दुनिया की थिंकिंग चेंज कर दी। वो है चार्ल्स डार्विन। स्टूडेंट्स, 1831 में डार्विन सिर्फ 22 साल का था जब वो बेगल नाम के शिप पर 5 साल की साइंटिफिक जर्नी पर निकला। 5 साल स्टूडेंट्स, सोचिए, ना गूगल, ना यूट्यूब, ना एआई, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, नोट्स, क्वेश्चंस और क्यूरियोसिटी, तजस्सुस। स्टूडेंट्स, डार्विन ने साउथ अमेरिका, आइलैंड, फॉरेस्ट और ओशंस ऑब्जर्व किया। वो सिर्फ एनिमल्स नहीं देखता रहता था, वो पैटर्न्स देख रहा था। मैं आपको एक्सप्लोरेशन की क्लैरिटी करता हूं इसमें, जो टाइप ऑफ स्टडी में। स्टूडेंट्स, रिसर्च की दुनिया में इस स्टेज को कहते हैं एक्सप्लोरेशन। जो वो कर रहा था, एक्सप्लोरेशन का मतलब है सिचुएशंस को समझना, बिल्कुल उस तरह जैसे आप किसी नए सिटी में पहले बाहर जाओ तो पहले एक्सप्लोर करते हो। डार्विन भी एक्सप्लोर कर रहा था। He noticed something strange. Galapagos Islands के birds, especially finches, हर आइलैंड पर थोड़ा डिफरेंट थे। किसी की बीक बड़ी, किसी की छोटी, किसी की स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी इंसान कहता है इंटरेस्टिंग बर्ड्स, खूबसूरत बर्ड्स हैं, लेकिन रिसर्चर कहता है व्हाई इंटरेस्टिंग, व्हाई दिस। इसमें मैं थोड़ी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का भी तड़का लगाना चाहूंगा, क्लैरिटी देना चाहूंगा इस टाइप ऑफ स्टडी। स्टूडेंट्स, उसके बाद डार्विन ने सिर्फ ऑब्जर्व नहीं किया, उसने डिटेल में डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया।
यहां से स्टार्ट होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्शन का मतलब है चीजों को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करना। डार्विन ने बर्ड्स की शेप्स, साइजेस, ईटिंग हैबिट्स, लोकेशंस सब केयरफुली रिकॉर्ड किया। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहां रिसर्चर अभी फाइनल आंसर नहीं देता, सिर्फ पिक्चर क्लियर करता है, बिल्कुल डॉक्टर की तरह। पहले सिम्टम्स नोट करता है, फिर डायग्नोसिस की तरफ जाता है। इसी में मैं टाइप ऑफ स्टडी हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी क्लियर करना चाहूंगा फॉर द सेक ऑफ इजीनेस। स्टूडेंट्स, उसके बाद डार्विन ने एक पावरफुल आइडिया डेवलप किया। परहैप्स एनवायरनमेंट स्पीशीज को चेंज करता है। यहां से स्टार्ट होती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस सिंपल वर्ड्स में एक एजुकेटेड गैस विदाउट लॉजिक नहीं, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग। मैं सिंपल हाइपोथेसिस एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर कहता है मोर स्टडी आवर्स इंप्रूव जीपीए, तो यह हाइपोथेसिस है। डार्विन क्या का हाइपोथेसिस था? स्पीशीज अडेप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। स्पीशीज अडेप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, माहौल के मुताबिक ढल जाती हैं। अब हम टेस्टिंग की भी बात कर लेते हैं। इसको भी मौका गनीमत जानते हैं डार्विन की स्टोरी से, टेस्टिंग भी उनकी डिस्कवरी से। अब स्टूडेंट, रिसर्च का नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग। डार्विन ने ईयर्स तक एविडेंस कलेक्ट किया, ऑब्जर्वेशन कंपेयर की, पैटर्न्स का एनालिसिस किया और फिर 1859 में उसने फेमस बुक पब्लिश की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। अब मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी बताता जाऊंगा ब्रीफली। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज भी डार्विन की थ्योरी बायोलॉजी की फाउंडेशन मानी जाती है। मॉडर्न जेनेटिक्स, डीएनए स्टडीज, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, सब ने डार्विन के मैनी आइडियाज को सपोर्ट किया। स्टूडेंट्स, ये होती है रियल रिसर्च। एक्सप्लोरेशन से अंडरस्टैंडिंग आती है, डिस्क्रिप्शन से पिक्चर क्लियर होती है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है। स्टूडेंट्स, हर ऑब्जर्वेशन एक जैसी नहीं होती। अदर ऑब्जर्वेशंस को भी डिस्कस कर लें, इसकी भी टाइप्स होती हैं। आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको एक दफा फिर देख लें। कभी रिसर्चर के हाथ में चेकलिस्ट होती है और कभी रिसर्चर सिर्फ पैटर्न्स ऑब्जर्व कर रहा होता है। डार्विन इनिशियली स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे थे, वो फ्रीली ऑब्जर्व कर रहे थे नेचर को। ये अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की बेहतरीन मिसाल समझी जा सकती है, इसे हल्का ना लें। लेकिन अगर रिसर्चर पहले से कैटेगरीज डिफाइन कर ले और डिसाइड करे, फैसला करे क्या ऑब्जर्व करना है, कैसे ऑब्जर्व करना है और डेटा कैसे रिकॉर्ड करना है, तो ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन बन जाती है। तो अब आपके सामने डिफरेंस आ गया जी, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है, मुशाहिदा क्या होता है। स्टूडेंट्स, एक्सप्लोरेशन का मतलब है ये हो क्या रहा है और डिस्क्रिप्शन का मतलब है सिचुएशन एग्जैक्टली कैसी है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब है क्या मेरी एक्सप्लेनेशन सही है, क्या मेरी एक्सप्लेनेशन सही है। दिस इज हाइपो टेस्टिंग। स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी लोग सिर्फ दुनिया को देखते हैं, रिसर्चर्स, थिंकर्स दुनिया को समझने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए रिसर्चर सिर्फ डिग्री का सब्जेक्ट नहीं है, डिग्री का सब्जेक्ट नहीं है, ये मैं बारहा कह रहा हूं, थिंकिंग का लेवल है। आपको ये वक्त जो मिला है इसका फायदा उठाएं और एक अच्छे थिंकर में कन्वर्ट हो जाएं। यू आर इन वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। शायद इसीलिए एक ऑब्जर्वेशन ने डार्विन को ऑर्डिनरी स्टूडेंट से हिस्ट्री का लेजेंडरी रिसर्चर बना दिया। स्टूडेंट्स, अब तक हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी, सर स्टार्ट फ्रॉम क्यूरियोसिटी। क्वेश्चंस पूछना वीकनेस नहीं होती, क्वेश्चंस पूछना इंटेलिजेंस होती है। स्टूडेंट्स, अब जरा क्विक क्विज करते हैं, रेडी? रिसर्च सिर्फ बुक्स पढ़ने का नाम नहीं है, यस या नो? एक्सप्लोरेशन का मतलब सिचुएशन को समझने की कोशिश करना है, यस और नो? हर रिलेशनशिप कॉज नहीं होता, यस और नो? हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस होता है, यस और नो? रिसर्चर हिडन पैटर्न्स भी देखने की कोशिश करता है, यस और नो? स्टूडेंट्स,
अगर सारे आंसर यस कर दिए ना तो रिसर्चर थोड़ा डेंजरस हो सकता है। एविडेंस भी जरूरी होता है ना। अब ये जो 13 एग्जाम्पल्स है ना, आपके सामने समरी एट अ ग्लांस, इसमें जो है वो बैंकिंग से लेके फिनटेक से लेके नैनो टेक्नोलॉजी तक 13 एग्जाम्पल्स जो हम शुरू से करते आ रहे हैं प्रीवियस पार्ट्स में भी, उनमें मैंने ये तीनों तरह की स्टडी, सबसे पहले आपको नज़र आ रही एक्सप्लोरेटरी स्टडी हो तो क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पे जो कॉलम है डिस्क्रिप्टिव, और थर्ड जो लास्ट कॉलम है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आप मेरे लिए रीड करेंगे अभी। स्टोरीज का मौसम है जी। स्टोरीज की मदद से, स्टोरी टेलिंग स्टाइल से हम ये कोर्स कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स को फॉलो करते हुए। द स्लीपिंग मॉन्स्टर स्टोरी आपके सामने एक और है, क्लाइमेट चेंज, मीथेन गैस एंड रिसर्च थिंकिंग के ऊपर। स्टूडेंट्स, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरी सुनते हैं। पुराने यूरोपियन स्टोरीज में एक मॉन्स्टर या ड्रैगन का जिक्र मिलता है। आपको पता है, लोग कहते थे ये ड्रैगन जमीन के अंदर सोता है। जब जमीन हिलती, जब आग निकलती, जब मौसम अचानक चेंज होता, तो लोग कहते ड्रैगन ने करवट बदली है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उस वक्त लोगों के पास ना सैटेलाइट थे, ना क्लाइमेट साइंस, ना AIE, सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी और इमेजिनेशन। लेकिन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज साइंस हमें एक और चीज बताती है। शायद ड्रैगन सिर्फ कहानी नहीं थी, शायद वो वार्निंग थी। वार्निंग अबाउट नेचर, वार्निंग अबाउट एनवायरमेंट, वार्निंग अबाउट क्लाइमेट। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हम उसी प्रॉब्लम को मॉडर्न साइंस में कहते हैं मीथेन इमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज। मीथेन इमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज। आपको पता है, मीथेन गैस का मैं बताता हूं, स्पेशली वेस्ट इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होता है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, साइंटिस्ट के मुताबिक मीथेन एटमॉस्फेयर को वार्म करने वाली पावरफुल गैसेस में से एक है। इसलिए दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च हो रही है, और हमारा जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5.0 और 6.0 में भी ये जिसका जिक्र हो चुका है। अब ऑर्डिनरी इंसान कहता है यार गर्मी बहुत हो रही है, बरसात का सिस्टम चेंज हो गया है, फ्लड्स ज्यादा आ रहे हैं, और आपको पता है पाकिस्तान बहुत ज्यादा इसका विक्टिम बन रहा है चेंज का, क्लाइमेट चेंज का, इंडिया भी। लेकिन रिसर्चर यहां नहीं रुकता। रिसर्चर पूछता है वाई, WHY, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किसको ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रिसर्चर और डीपली सोचता है, क्या एग्रीकल्चर अफेक्ट होगी, हो रही है। क्या क्रॉप्स कम हो जाएंगी, हो रही हैं। क्या फूड प्राइसेस इंक्रीज होंगी, इंक्रीज हो रही हैं। क्या फार्मर्स इंपैक्ट होंगे, हो रहे हैं। डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहीं से रिसर्च प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। अब फ्रेमवर्क देखिए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मीथेन इमिशन से क्लाइमेट चेंज होगी, क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उस पर इफेक्ट होगा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब हमें वेरिएबल मिल गए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, जल्दी से अब आप बता सकते हैं, बहुत सफर हमने तय कर लिया। मीथेन इमिशंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जरी पैदावार। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अफेक्ट क्रिएट करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो अफेक्ट होता है, जो आउटकम होता है, और ये रिसर्चर का वेरिएबल होता है। अब रिसर्चर और इंटेलिजेंटली सोचते हैं, क्या अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्या एनवायरमेंटल पॉलिसी डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, क्या लोकेशन भी इंपैक्ट कर सकती है। मीडिएटर्स, मॉडरेटर्स एंड कंट्रोल वेरिएबल्स, यस, इन्हीं की बात करने जा रहे हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, रिसर्च में कुछ और पावरफुल वेरिएबल्स भी होते हैं। मीडिएटर अवेयरनेस होगा यहां पे, यानी अवेयरनेस लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकती है। मॉडरेटर यहां पे एनवायरमेंटल पॉलिसी होगा, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज इंपैक्ट को कम या ज्यादा कर सकती हैं। कंट्रोल वेरिएबल यहां लोकेशन होगा, क्योंकि डिफरेंट एरियाज में क्लाइमेट इफेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब रिसर्चर के पास प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन आ गए हैं ना? आप मेरे साथ हैं? आर यू विद मी? यस,
क्या रिसर्च क्वेश्चंस आ गए हैं? डज क्लाइमेट चेंज अफेक्ट एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान? नंबर 2, कैन अवेयरनेस रिड्यूस हार्मफुल emissions? नंबर 3, कैन वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव सस्टेनेबिलिटी? ये ही हैं हमारे पास। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब आप गैसिंग नहीं कर रहे, अब आप सिस्टमैटिकली सोच रहे हैं। यही डिफरेंस होता है ऑर्डिनरी थिंकिंग और रिसर्चर की थिंकिंग में। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी लोग सिर्फ टेम्परेचर देखते हैं, लेकिन रिसर्चर उसके पीछे का मैकेनिज्म भी देखता है। इसलिए रिसर्चर सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता नहीं है, बल्कि दुनिया को समझने का तरीका है। और इस थिंकिंग की वजह से हम रिसर्च डिजाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वो है डिसीजन 2 मेथड, रिलेशन और कॉज। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब सवाल ये है, क्या दो चीजें सिर्फ कनेक्टेड हैं या एक दूसरे की वजह भी है? यहां से स्टार्ट होती है कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। व्हाट इट मींस? रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब सवाल यह है, क्या दो चीजें सिर्फ कनेक्टेड हैं या एक चीज दूसरी को कॉज भी कर रही है? यही डिसीजन 2 का कोर है, कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। स्टूडेंट्स, ये दुनिया की डेंजरस मिसअंडरस्टैंडिंग में से एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ मूव कर रही हैं, इसका मतलब हरगिज नहीं कि एक दूसरे को कॉज भी कर रही हैं। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, सोशल मीडिया यूजेज इंक्रीज हो रही है, जीपीए डिक्रीज हो रहा है। अब ऑर्डिनरी इंसान फौरन कहता है, देखें सोशल मीडिया ने जीपीए तबाह कर दिया, तबाह बर्बाद कर दी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑन द लाइटर नोट, रिसर्चर इतनी जल्दी शादी नहीं करता वेरिएबल्स के दरमियान। स्माइल, वो पहले एविडेंस देखता है। धुएं से आग का शक होता है, सबूत नहीं होता। बिल्कुल स्टूडेंट्स, धुआं देखकर शक होता है, लेकिन रिसर्चर कहता है प्रूफ लाओ कि आग लगी है, धुआं आग से उठ रहा है। हर ताल्लुक वजह नहीं होता, हर रिलेशन रीजंस नहीं होती, कभी हिडन वेरिएबल्स भी होते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आइसक्रीम सेल्स भी समर में इंक्रीज होती हैं, और ड्राउनिंग केसेस भी, डूबने के भी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आइसक्रीम डेंजरस है कि लोग उसकी वजह से डूबते हैं, वरना दुनिया की सारी आइसक्रीम कंपनीज बंद हो जाएं क्योंकि ये लोगों को डुबोती हैं। अब हम डिसीजन नंबर 3 की तरफ आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब एक और पावरफुल सवाल, अगर रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व ना करे बल्कि सिचुएशन को चेंज भी कर दे तो? यहां से स्टार्ट होता है डिसीजन 3। डिसीजन 3 है ए से अप्रोच, स्मार्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसर्चर इंटरफेरेंस की बात होगी, मुदाखलत की। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब हम रिसर्च की दुनिया के अंदर एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट में एंटर कर रहे हैं। क्या रिसर्चर सिर्फ देख रहा है या एक्टिवली चेंज भी कर रहा है? व्हाट इट मींस? रिसर्चर कभी सिर्फ ऑब्जर्व करता है और कभी सिचुएशन को इंटेंशनली चेंज करता है ताकि रिजल्ट चेक कर सके। मिनिमल इंटरफेरेंस का मतलब होता है हैंड्स ऑफ अप्रोच, सिर्फ ऑब्जर्व करो। हाई इंटरफेरेंस होती है हैंड्स ऑन अप्रोच, सिचुएशन चेंज करो। एग्जाम्पल देखते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एक मैनेजर फैक्ट्री में वर्कर्स को ऑब्जर्व कर रहा है, ये मिनिमल इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर वो सैलरीज इंक्रीज कर दे और फिर प्रोडक्टिविटी मेजर करे, अब रिसर्चर इंटरफेयर कर रहा है। दिस इज इंटरफेरेंस। वॉचिंग अ मैच वर्सेस कोचिंग प्लेयर्स, जरा देखें रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैच देखना और मैच खेलना दोनों में फर्क होता है ना, एग्री करेंगे? मैच देखना और मैच खेलना दोनों में फर्क होता है। ऑब्जर्वर सिर्फ नोट्स बनाता है, कोच गेम चेंज कर देता है। ऑब्जर्वेशन इज लाइक वॉचिंग, याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन इज लाइक वॉचिंग। ऑब्जर्वेशन इज लाइक वॉचिंग, इंटरफेरेंस इज लाइक प्लेइंग। और रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसलिए रिसर्च सिर्फ किताब नहीं, माइंडसेट है। आर यू वॉचिंग द गेम और चेंजिंग द रूल्स? थिंक ऑफ इट। ये स्टेटमेंट जरा सुने, और यू वॉचिंग द गेम और चेंजिंग द रूल्स। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, रिसर्चर कभी ऑडियंस होती है और कभी गेम चेंजर। अब मैं बताना चाहूंगा हैंड्स ऑन वर्सेस हैंड्स ऑफ का डिफरेंस।
ये है डिसीजन 3 का एसेंस, रूह है, ये कोर है। हैंड्स ऑफ का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, हैंड्स ऑन का मतलब होता है इंटरवीन करना, मुदाखलत करना, और यही डिसाइड करता है आपकी रिसर्च एक्सपेरिमेंटल होगी या ऑब्जर्वेशनल, मुशाहदाती। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रिसर्च डिजाइन हमें सिर्फ रिसर्च करना नहीं सिखाता, रिसर्च डिजाइन हमें सोचना सिखाता है। और याद रखिए, even one idea, one question, one word, one observation, one sentence can change a life. जिंदगी में इंकलाब बर्पा कर सकता। शायद इसलिए रिसर्च begins with curiosity, but changes the world through understanding. अब हम डिसीजन 3 से डिसीजन 4 की तरफ जा रहे हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। अब तक हमें इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं। हमने देखा रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व भी कर सकता है और सिचुएशन को चेंज भी कर सकता है, ऑब्जर्व भी कर सकता है और सिचुएशन को चेंज भी कर सकता है। आर यू विद मी? यानी कब इंटरफेरेंस करनी है और कितनी इंटरफेरेंस करनी है, मिनिमल या मैक्सिमम। लेकिन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, रिसर्च एग्जैक्टली कहां की जाए? दिस इज आवर डिसीजन नंबर 4, रिसर्च सेटिंग। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रिसर्च डिजाइन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिसर्च सेटिंग। सिंपल वर्ड्स में, रिसर्च किस एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जा रही है? क्योंकि रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करती है, माहौल का असर होता है। इसलिए कहते हैं वेयर यू कलेक्ट डेटा शेप्स योर रिजल्ट्स। अब मैं रियल वर्सेस लैब फ्रेमवर्क का डिफरेंस बता रहा हूं यहां पे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, रिसर्च जनरली 2 सेटिंग्स में होती है, रियल सेटिंग या लैब सेटिंग। रियल सेटिंग का मतलब है नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती माहौल, एक्चुअल मार्केट, एक्चुअल वर्कप्लेस, एक्चुअल ऑफिस, एक्चुअल यूनिवर्सिटी, एक्चुअल सोसाइटी, एक्चुअल क्लास। यहां लोग नेचुरली बिहेव करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड, द रियल वर्ल्ड। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रियल वर्ल्ड प्रेडिक्टेबल नहीं होती। हंसने का टाइम आ गया। कभी इंटरनेट स्लो, कभी मूड ऑफ, कभी वेदर इशू, कभी कस्टमर एंग्री, कभी खुशी, कभी गम, कभी अफसुर्दगी, कभी मुस्कुराहट, कभी रोना, कभी हंसना। रिसर्चर सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। एक मैं आपको मेमोरी बूस्टर दे रहा हूं, रियल फ्रेमवर्क, REAL को हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे फर्दर। R से है रियल एनवायरनमेंट, रियल दुनिया। E से एक्सटर्नल फैक्टर प्रेजेंट, बहुत से एक्सटर्नल चीजें रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं, वेदर, नॉइस, स्ट्रेस, पीपल, टाइमिंग। और ए से एक्चुअल बिहेवियर, लोग नेचुरल बिहेवियर शो करते हैं। और एल से है लेस कंट्रोल, रिसर्चर के पास लिमिटेड कंट्रोल होता है। मैं आपको रियल बिजनेस एग्जांपल देता हूं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इमेजिन करें, थिंक ऑफ इट, आप शॉपिंग मॉल में कस्टमर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। कोई फैमिली के साथ है, कोई टायर्ड है, कोई सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहा है। ऐसा ही है ना, ये रियल सेटिंग है बेटा। अब मैं ट्रांजिशन टू लैब करता हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, कभी रिसर्चर रियल वर्ल्ड की कंप्लेक्सिटी कम करना चाहता है, उसकी पेचीदगी को कम करना चाहता है, तब वो यूज करता है लैब सेटिंग। लैब मीन कंट्रोल्ड वर्ल्ड। अब नेचुरल वर्ल्ड से हम आ रहे हैं कंट्रोल्ड वर्ल्ड को समझने की तरफ। लैब सेटिंग आर्टिफिशियल या कंट्रोल एनवायरनमेंट होती है। यहां रिसर्चर कंडीशंस कंट्रोल करता है, सेम रूम, सेम टाइमिंग, सेम कंडीशंस। सिर्फ एक फैक्टर इंटेंशनली चेंज किया जाता है, एक फैक्टर, एक वेरिएबल। अब लैब फ्रेमवर्क का भी वर्ड LAB को भी हम जरा फर्दर देखते हैं। L से है लिमिटेड वेरिएबल्स, सिर्फ स्पेसिफिक चीज चेंज होती है। A से है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, कंट्रोल्ड सेटअप होता है। B से है बेटर कंट्रोल, रिसर्चर डिस्ट्रैक्शंस रिमूव करता है। अब मैं लैब की बिजनेस एग्जांपल दे देता हूं अपने रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर कंपनी 2 एडवर्टाइजमेंट टेस्ट करना चाहती है,
तो सेम रूम, सेम स्क्रीन, सेम टाइमिंग यूज करेगी, सिर्फ एडवर्टीजमेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि रिसर्चर क्लियर कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहता है। कॉज एंड इफेक्ट, दो एडवर्टीजमेंट टेस्ट कर रहा है। अब मैं सुपर एग्जांपल आपको देता हूं इसको कंपेयर करने के लिए, या कंपैरिजन इजी कर देता हूं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, रियल इज मैसी बट नेचुरल। लैब इज क्लीन बट कंट्रोल्ड। रियल सेटिंग एक्चुअल बिहेवियर देखती है, लैब सेटिंग क्लियर कंपैरिजन देखती है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मोबाइल ऐप की मैं एग्जांपल देता हूं, एक मॉडर्न एग्जांपल है। यूजर घर में ऐप यूज कर रहे हैं, किसी का इंटरनेट वीक है, किसी का फोन ओल्ड है, किसी को आप कह लें कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई टीवी भी देख रहा है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, यस ऑफ कोर्स। अब लैब की बात कर लेते हैं। सेम फोन, सेम रूम, सेम टास्क, कंट्रोल्ड टेस्टिंग। अब रिसर्चर इजीली कंपेयर कर सकता है। अब एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझना चाहेंगे, एक लिंक समझना चाहेंगे। रियल सेटिंग में रिसर्चर कम इंटरफेयर करता है, लैब सेटिंग में रिसर्चर ज्यादा कंट्रोल यूज करता है। यानी डिसीजन 3 और डिसीजन 4 डीपली कनेक्टेड हैं। स्टूडेंट्स, रियल लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है, इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती है कि कभी रिसर्चर भी कंफ्यूज हो जाता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, कभी तो रिसर्चर भी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए लेबोरेटरीज भी बनाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, रिसर्च सिर्फ क्वेश्चन पूछना नहीं, रिसर्च राइट एनवायरनमेंट चूज करना भी होता है, अच्छा माहौल ढूंढना भी, क्योंकि रॉन्ग सेटिंग रॉन्ग कंक्लूजन भी क्रिएट कर सकती है। अब स्टूडेंट्स, हम रिसर्च डिजाइन के अगले इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं। डिसीजन नंबर 5। डिसीजन नंबर 5 है टारगेट यूनिट। व्हाट इट मींस, हु आर यू स्टडिंग। ऑप्शंस होती हैं जी, इंडिविजुअल, डायड, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। मशीन्स भी हो सकती हैं। सेम बिजनेस सिचुएशन, 4 डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं। सिनेरियो मैं आपको पेश करता हूं आपके सामने। अ कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। Now see how the unit of analysis changes depending on your question, on your problem statement. Number 1, individual research question. Does training improve employee performance? यहां पे इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं। What you study here? Each employee separately, their training score, their performance. Unit of analysis individual है. Why? Because you are focusing on one person training. The decision or outcome is on individual basis. अब सेकेंड यूनिट ऑफ एनालिसिस डायड्स की भी बात कर लेते हैं। दिस इज द की डिफरेंस। नंबर 2 यूनिट ऑफ एनालिसिस, टारगेट ऑडियंस। रिसर्च क्वेश्चन है, डज द रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय अफेक्ट हाउ ट्रेनिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस? व्हाट यू स्टडी? सुपरवाइजर बिहेवियर, एम्प्लॉय रिस्पॉन्स, देयर इंटरेक्शन। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। डायड के सूरत में, वन एम्प्लॉय परफॉर्म्स बेटर बिकॉज द सुपरवाइजर सपोर्ट्स हिम।
or another performs worse because the supervisor ignores him. एक का ध्यान रखा जाता है और एक का ध्यान नहीं रखा जाता. यूनिट ऑफ एनालिसिस यहां पे क्या होगा? सुपरवाइजर एम्प्लॉय पेयर होगा, सुपरवाइजर एम्प्लॉय पेयर बनेगा. वाई, क्यों ये पेयर बनेगा? बिकॉज परफॉर्मेंस is not coming from one person, an individual. It depends on how two people interact. आपस में किस तरीके से मिलते हैं. Why? क्यों? Because the outcome depends on interaction between two people, not an individual or one person alone. इसलिए dyad को यूज किया. Example number 2, for making things more easy for you, does teacher feedback improve student motivation? You are not studying only student, not only teacher. You are studying teacher plus student relationship. So this is example number 2. When to use dyads? With one line business example मैं आपको बताने लगा हूं. Use dyads when the outcome depends on two people interacting, जो एक दूसरे से मिल रहे हो उस वक्त. नंबर 1, रिलेशनशिप देखा करें. इसमें फोकस होना चाहिए क्वालिटी ऑफ कनेक्शन बिटवीन द टू पीपल. एग्जाम्पल, डज अ स्ट्रॉन्ग मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंप्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. नंबर 2, करेक्टरिस्टिक्स. इंटरेक्शन में फोकस क्या होता है जी? हाउ टू पीपल बिहेव विद ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, डज फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स स्टाफ एंड कस्टमर्स इंक्रीज सेल्स. इंटरेक्शन बिटवीन सेल्स स्टाफ एंड कस्टमर्स इंक्रीज सेल्स या टर्नओवर. नंबर 3, एट्रीब्यूट. ट्रस्ट. और उसमें ट्रस्ट में क्या फोकस होता है? कॉन्फिडेंस बिटवीन टू पीपल. फॉर एग्जाम्पल, डज एम्प्लॉय ट्रस्ट इन देयर सुपरवाइजर रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस. अपने सुपरवाइजर के ऊपर ट्रस्ट है कि वो वर्क प्लेस स्ट्रेस को कम कर देगा. नंबर 4, एट्रीब्यूट क्या होगा? पॉइंट. कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट में फोकस होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल. फॉर एग्जाम्पल, डज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स reduce project success. तो ये डायट्स की बात हो रही है. नंबर 5, कम्युनिकेशन. Here focus is on exchange of information between two people. For example, does clear communication between manager and employee improve task completion? One powerful line for you, my respected students. If your question sounds like, how does one person affect another person? That's one person or two person. आप आंसर देना. Simple test. Are you ready? If I remove one person, does the study break? अब ये जो पीछे सारी है हमने आपके सामने तमीद बांध दी है और एग्जाम्पल्स दी हैं. Are you ready? If I remove one person, does the study break? Of course, yes, it is dyads. It is not, unit of analysis is not one. Target unit is not one person or individual. Third target unit is group. Group को team level भी कह देते हैं. Researcher question. Do teams that perceive training perform better than other teams? थर्ड टारगेट यूनिट या यूनिट ऑफ एनालिसिस है ग्रुप या टीम लेवल. रिसर्च क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डू टीम्स दैट रिसीव ट्रेनिंग परफॉर्म बेटर देन अदर टीम्स. तो टीम्स का कंपैरिजन की बात हो रही है. डू टीम्स दैट रिसीव ट्रेनिंग परफॉर्म बेटर देन अदर टीम्स. आप बताएं ना यहाँ पे टारगेट यूनिट क्या होगा? व्हाट यू स्टडी. आप
पहले आपको पता होना चाहिए कि आप स्टडी क्या करते हैं। टीम ए वर्सेस टीम बी को देख रहे हैं, टीम परफॉर्मेंसेस को देख रहे हैं, टीम डिस्कशंस, कोऑर्डिनेशन, ये चीजों को आप देख रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कंपैरिजन भी करना चाहते हैं टीम ए का टीम बी के साथ। तो फिर यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा? ग्रुप और टीम। सिंपल सा आंसर है, ये कोई हार्ड साइंस तो थी नहीं, इसलिए मैं ज्यादा एनर्जी भी नहीं अब लगा रहा कि ये सिंपल थिंग्स हैं जो आपको सब समझनी चाहिए डीसी नंबर 5 में। क्यों टीम और ग्रुप है? बिकॉज यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स, यू आर कंपेयरिंग टीम परफॉर्मेंस, टीम ए टीम बी के साथ परफॉर्मेंस। एक एग्जांपल इजी और दे देते हैं, नंबर 2, अ कंपनी स्टडीज, एक कंपनी स्टडी करती है, डू टीम डिस्कशन इंप्रूव डिसीजन मेकिंग? Data collected from whole team performance group behavior. Unit of analysis क्या होगा? टीम या ग्रुप। Why select this? Because outcome belongs to group as a whole, not individuals. Outcome को भी देखते हैं कि वो किससे लिंक होगा। नंबर 4, टारगेट यूनिट, यूनिट ऑफ एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च क्वेश्चन, डज ट्रेनिंग इंप्रूव ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस? What you are studying now? Entire कंपनी की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, प्रॉफिट देखना चाहेंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसके टर्नओवर को हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर कंपनी, कॉर्पोरेशन। तो हियर यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन, अदारा, इंस्टीट्यूशन। व्हाई? Because you are studying the whole company as one unit. You are talking about the company performance. अब एक आसान से एग्जाम्पल नंबर 2 भी लेते हैं। Do HR policies improve company performance? ये अक्सर होता है, ये HR अच्छा हो तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। Data collected from entire company, policies, profit, कल्चर। यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई सेलेक्ट दिस? डिसीजंस एंड आउटकम बिलोंग्स टू होल कंपनी, सिंपल इज दैट। फाइनल मास्टर कंपैरिजन देखें जी, इंडिविजुअल जो है वो देखें आपके सामने। अगर ये क्वेश्चन आपका हो, डज ट्रेनिंग इंप्रूव माय परफॉर्मेंस, तो 1 एम्प्लॉय। और अगर ये क्वेश्चन हो कि डज सुपरवाइजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मैटर, तो ये डायड्स होगा, यानी पेयर की यूनिट की बात हो रही है। अगर तो ये हो क्वेश्चन, डू ट्रेन टीम परफॉर्म बेटर, तो ये ग्रुप लेवल की बात हो रही है, टीम यूनिट होगा। अगर ये क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि डज ट्रेनिंग इंप्रूव कंपनी रिजल्ट्स, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होगा, यहां पे यूनिट कंपनी होगा, कॉर्पोरेशन होगा या इंस्टीट्यूशन नहीं। तो ये एक समरी भी है जिसको आप देख सकते हैं। सिमिलरली फाइनल कंपैरिजन एक और देख लें, इंडिविजुअल लेवल होगा, Who you study, one person। और एग्जांपल्स क्या है जी? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल होगा, 1 पर्सन होगा। और अगर डायड्स की बात हो रही है तो who you study, 2 people, और इंटरेक्शन देखेंगे, उसमें एग्जांपल्स दे सकता हूं, मैनेजर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। फिर ग्रुप लेवल होगा तो who you study, टीम को स्टडी करेंगे। भाई एग्जांपल्स फोकस क्या होगा? टीम डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंटल लेवल की हम बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग की। One golden powerful line, same topic, different questions and different unit of analysis, ये हो सकता है ना। लेकिन अब आपको कुछ चीजें रिकॉल करनी है, हमने रिव्यू भी करते हैं कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। इससे पहले कि कोई चीज को हम फर्दर रिव्यू करें तो जरा देखें कि सुपर सिंपल मेमोरी ट्रिक आपको दे रहा हूं। इंडिविजुअल, dyad, interaction matters, group, or all organization. One line summary for my respected students. Individual is one, group is team behavior, dyads is 2 people interacting, relationship matters, organization is whole company, machines is non-human unit, and culture is also there. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा क्विक रीकैप, मुझे 3 टेक अवेज बताएं जो इस नंबर 5 जो डिसीजन है वहां से आपने लिए। जी मिस्टर एहसान, आप बताएं।
जी अलीना साहिबा, आप बताएं। अच्छा, एक और यूनिट ऑफ एनालिसिस भी है, वो है मशीन्स, इसका जिक्र भी किया गया है, तो ये भी आपको बताना जरूरी है। रिसर्च क्वेश्चन है, डज मशीन मेंटेनेंस इंप्रूव प्रोडक्शन एफिशिएंसी? क्या मशीन की जो देखभाल है वो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ा देती है? Now what you will study each machine's performance, डाउन टाइम नोट करेंगे, आउटपुट लेवल नोट करेंगे, नॉट एम्प्लॉयज, नॉट टीम्स, ओनली मशीन्स, नॉट मैन, यू आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स। टारगेट यूनिट ऑफ एनालिसिस की बात अब यहां पे क्या हो रही है? मशीन्स, नॉन ह्यूमन यूनिट। व्हाई सेलेक्ट दिस? बिकॉज द आउटकम डिपेंड्स ऑन मशीन परफॉर्मेंस, नॉट पीपल। भाई आउटकम देखो ना, वो किस पे है? टीम परफॉर्मेंस पे है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस पे है। इवन इफ पीपल ऑपरेट, योर फोकस इज ऑन मशीन, द आउटपुट ऑफ मशीन। अब सिंपल बिजनेस एग्जांपल आपको देता हूं, आप बिजनेस स्टूडेंट्स हैं। अ फैक्ट्री स्टडीज वेदर रेगुलरली सर्व मशीन्स प्रोड्यूस मोर यूनिट्स पर आवर। अब मशीन ए है जो 100 यूनिट्स पर आवर है, मशीन बी है 70 यूनिट्स पर आवर। यू कंपेयर मशीन्स, नॉट वर्कर्स, कंपेयरिंग मशीन ए विद मशीन बी। तो मशीनों की बात हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही। कंपैरिजन विद क्विक क्लैरिटी। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की बात हो तो यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल ले लेना। मैनेजर एम्प्लॉय ट्रस्ट की बात हो, टायर्ड ले लेना। टीम प्रोडक्टिविटी की बात हो तो ग्रुप यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा। कंपनी के प्रॉफिट की बात हो, टर्नओवर की बात हो तो ऑर्गेनाइजेशन को यूनिट ऑफ एनालिसिस ले लेना। और मशीन एफिशिएंसी की बात हो तो मशीन को ले लेना। अब मेरी वन पावरफुल की लाइन ध्यान में रखना कि यूनिट ऑफ एनालिसिस है कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर मेजरिंग। if focus is person, individual, if focus is on interaction, diet, if focus is team, group, if focus is on system, या आप कह लें कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, if focus is on equipment, objects, तो फिर मशीन। तो ये सम अप किया हमने। इस स्लाइड को भी अच्छी तरह देख लें। सिस्टम ऑफ द कंपनी को रन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी टिप, नॉट ऑलवेज ह्यूमंस, समटाइम्स टूल्स मैटर। दिस स्मॉल एडिशन हेल्प्स यू रियलाइज, ये भूल गए थे हम मशीन्स वाला। रिसर्च इज नॉट ओनली अबाउट पीपल, इट कैन also be about systems, machines and processes, वो भी मैटर करते हैं। तो ये अब हम पढ़ रहे हैं डिसीजन नंबर 5, टारगेट ऑडियंस, यूनिट ऑफ एनालिसिस। अब एक आपके सामने स्टोरी नंबर 3, क्योंकि स्टोरीज का भी मौसम है। द साइलेंट स्टोरी ऑफ मदर्स एंड ओल्ड होम्स, इसका ताल्लुक इसी से है। अब एक ऐसी कहानी देखते हैं जो स्टैटिस्टिक्स से शुरू होती है लेकिन इमोशंस पर खत्म होती है। मदर्स डे आता है, सोशल मीडिया भर जाता है, मेरी माँ मेरी दुनिया, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ मेरी जिंदगी है। इस तरह के बहुत सारी कोट्स से भर जाता है। स्टूडेंट्स रिसर्चर यहाँ पे नहीं रुकता, वो तो सवाल पूछता है वाई, क्या ये मोहब्बत सिर्फ एक दिन की है? क्या तन्हाई बढ़ रही है, लोनलीनेस? क्या फैमिली स्ट्रक्चर्स तब्दील हो रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है, क्या हो रहा है? आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन तो करें, बल्कि इमेजिन क्या करना है, तो अब कहानी आम हो रही है। एक माँ जिसने बचपन में अपनी नींद कुर्बान की, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान की, बच्चे की तबीयत खराब होती थी तो खुद सारी रात जागती रहती थी और गीले पे अपने आप को सुलाती थी और साफ और खुश्क जगह पे अपने बच्चों को सुलाती थी। आज वही माँ खामोश है, कमरे की छत को देख रही है, पंखों को देख रही है, दीवारों को देख रही है। स्टूडेंट्स, आम इंसान कहता है ये बहुत अफसोस की बात है, बस। लेकिन रिसर्चर क्या और किस एंगल से सोचेगा, वो क्या कहेगा, थिंकर क्या कहेगा, प्रॉब्लम सॉल्वर क्या कहेगा? और रिसर्चर तो यही कहेगा कि ये क्यों हो रहा है। क्या फाइनेंशियल इश्यूज इसके जिम्मेदार हैं? क्या फैमिली सपोर्ट कम हो गया है?
या कम हो गई है, या वर्क लाइफ बैलेंस इस पे असरअंदाज हो रहा है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो देखिए, फैमिली सपोर्ट पॉजिटिवली इम्पैक्ट एल्डरी वेल बीइंग, मीडिएटर तन्हाई लोनलीनेस, मॉडरेटर यहाँ पे क्या हो सकता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में जरूर लिखिएगा। फाइनेंशियल स्टेटस और कंट्रोल वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर। अब रिसर्चर के पास क्वेश्चंस आ गए हैं। डज फैमिली सपोर्ट अफेक्ट एल्डरी वेलबींग, डज लोनलीनेस इंक्रीज डिप्रेशन, कैन इमोशनल सपोर्ट इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसर्च सिर्फ लेबोरेटरीज में नहीं होती, रिसर्च इंसानी स्टोरीज में भी होती हैं, इंसानों की कहानियों में ढूंढें। स्टूडेंट्स, बाज दफा रिसर्चर डिस्टेंस से ऑब्जर्व करता है और बाज दफा लोगों के दरमियान जाकर उनकी जिंदगी महसूस करता है। यहां से पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अगर रिसर्चर खुद ओल्ड एज होम में वक्त गुजारे, लोगों के साथ बैठे, खाना खाए और उनके इमोशंस फील करे, दिस बिकम्स डैश ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की भी बात कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ सीसीसी, टीवी फुटेज या डिस्टेंस से बिहेवियर ऑब्जर्व करे, ये ओल्ड एज होम की बात कर रहे हैं, देन इट बिकम्स नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसलिए स्टूडेंट्स, रिसर्चर की इन्वॉल्वमेंट भी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करती है। ऑब्जर्वेशन स्टाइल ही रिसर्च डिजाइन को शेप देता है। स्टडी सेटिंग भी चेंज होती है, सैंपलिंग भी, मेजरमेंट भी और एनालिसिस भी। क्विक मेमोरी टिप, नॉट ऑलवेज ह्यूमंस, समटाइम्स टूल्स मैटर। नीचे आप देखें टूल्स। दिस स्मॉल एडिशन हेल्प्स यू रियलाइज रिसर्च इज नॉट only about people. It can also be about systems, machines and processes. और corporate governance में हम ये कर रहे हैं। करते हैं एक और important डिसीजन, डिसीजन नंबर 6 आउट ऑफ 10 डिसीजंस में से आप पहुंच चुके हैं। डी, स्मार्ट का स्मार्ट कंप्लीट हो गया, डिजाइन शुरू हो गया। स्मार्ट और डिजाइन दो वर्ड्स हैं। डी से है ड्यूरेशन, टाइम हॉरिजन, व्हाट इट मींस, when is data collected, types, cross sectional, one time one shot study को कहते हैं। longitudinal, many times over a period। हर एग्जाम्पल मिसाल ले लेते हैं कि कस्टमर सर्वे टुडे बामुकाबला वर्सेस 1 year ट्रैकिंग। आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन करवाता हूं, आप जरा गौर करें। लेफ्ट साइड पे एक पिक्चर है जिसमें इमेज कैप्चर किया जा रहा है, सेल्फी बनाई जा रही है या आप कह लें कि, और दूसरी तरफ जो है वो कैमरा है जो ट्रैकिंग करता रहता है। तो आप मुझे बताएंगे इसमें से कौन सी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा जो है वन शॉट स्टडी यानी क्रॉस सेक्शनल को। तो पता है कि टाइम जो है ना, वक्त सारी चीजें बेनकाब कर देता है। तो टाइम रिवील्स व्हाट वन मोमेंट हाइड्स, बता देता है पस पर्दा। Time is the most perishable commodity in the world. You can't store in any device whatsoever. तो टाइम जो है वो क्रॉस सेक्शनल है, लॉन्गिट्यूडनल है। टाइम रिवील करता है, आश्कार करता है व्हाट वन मोमेंट हाइड्स, एक लम्हा क्या छुपाता है, क्या राज है उसमें, उसको सामने लाता है। अब स्टूडेंट, हम रिसर्च के अगले इंपॉर्टेंट डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसीजन नंबर 7, वो है डिसीजन नंबर 7, एविडेंस मींस डाटा कलेक्शन। स्टूडेंट्स, अब तक रिसर्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिसाइड कर ली हैं, बहुत सारी हो चुकी हैं, 6 डिसीजंस हो चुके हैं। रिसर्च कहाँ होगी, रिसर्च कहाँ होगी, बताएं। रिसर्च कहाँ होगी, कौन सी सेटिंग होगी, कितनी इंटरफेरेंस होगा या इंटरफेरेंस होगी। अब रिसर्चर एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट करता है, यानी डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, एप्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, अक्सर चीजें हमने कवर की हुई हैं। स्टूडेंट्स, रिसर्च बिना सबूत के वीक होती है, एविडेंस के बगैर वीक होती है, कमजोर होती है, क्योंकि रिसर्च ओपिनियंस का नाम नहीं,
व्यू पॉइंट्स का नाम नहीं, पर्सपेक्टिव्स का नाम नहीं, परसेप्शन सिंपल का नाम नहीं, एविडेंस का नाम होता है, सबूत का नाम होता है, वाउचर चाहिए होता है, एविडेंस चाहिए होता है। बट स्टूडेंट्स, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, मुझे आप यकीन है आप इसका जवाब देंगे। एविडेंस कलेक्ट किस से करना है? सबूत आखिर किस से लिया जाए? पूरे पाकिस्तान से ले लिया जाए अगर हम स्टडी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, पूरे सब कॉन्टिनेंट से ले लिया जाए, पूरे सार्क रीजन से ले लिया जाए, पूरे साउथ एशिया से ले लिया जाए, पूरे एशिया से ले लिया जाए, या सिलेक्टेड लोगों से? डिसीजन नंबर 8 एस से है सैम्पलिंग। स्मार्ट हमने कवर कर लिया हुआ, डिजाइन का डी कवर कर लिया, ई कवर कर लिया, अब है सैम्पलिंग, डेटा कलेक्शन। हु विल यू चूज? 100 आउट ऑफ 10,000? मैं एग्जांपल देता हूं। स्टूडेंट्स इमेजिन करें आपकी यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, और नॉर्मली इतने ही हैं कॉमसेट लाहौर के अंदर एक वक्त में। क्या रिसर्चर हर स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करेगा? फॉर एग्जांपल उनसे पूछना हो कि आप जो है ये आप जनरेशन जी जो है वो क्या सोचती है, तो हर एक से कलेक्ट करेंगे? उससे रेलेवेंट कोई आपका सर्वे करना हो? भाई नहीं, टाइम आपके पास जो है उसके रिस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, कॉस्ट की लिमिटेशन होती हैं, एनर्जी नहीं इंसान के पास होती, और आपका तो सेमेस्टर ही खत्म हो जाता है। बाद में कहते हैं सर हमारे पास वक्त नहीं रहा, कॉस्ट नहीं रही, अब जो है यही ले लें। इसलिए रिसर्चर सैंपल चूज करता है। मैंने तो इसलिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च भी करवा दी ताकि आप उतना सैंपल लेके डीप अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग को तलाश करके भी आप ये रिसर्च का टर्म पेपर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 10,000 स्टूडेंट में से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ये आप ले सकते हैं। मैं आपको स्पून की एग्जांपल भी देता हूं। स्टूडेंट सैंपलिंग बिल्कुल उसी तरह होती है जैसे आप बड़े देगचे में सिर्फ एक चम्मच चखते हैं और आपको पता लग जाता है। अगर स्पून सही जगह से लिया गया हो तो रिसर्च पूरी देग का टेस्ट समझा देती है। रिसर्चर पूरी देग का टेस्ट समझ लेता है अगर सही जगह से स्पून लिया हो, चम्मच सही जगह से लिया हो। स्टूडेंट्स, अ स्मॉल सैंपल कैन रिप्रेजेंट अ बिग वर्ल्ड। जैसे कहते हैं ना, अपने आप को पहचान लो तो अल्लाह ताला को पहचान लिया। फ्यू क्वालिटी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए पीपल जो है वो अ बिग वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिसर्च में सैम्पलिंग को 2 मेजर कैटेगरीज होती हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। स्टूडेंट्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, अपने पार्ट नंबर 2, 3 और 4 में देखिएगा। अब हम फोकस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पर ताकि टाइम बचाएं और नया जो टॉपिक है वो करें। बताता हूं आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, इसकी सिंपल डेफिनेशन ऑब्वियसली ज़हन में आएगी, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब है पॉपुलेशन के हर मेंबर के पास सिलेक्ट होने का चांस मौजूद होना, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। यानी पाकिस्तान है तो उसके हर मेंबर, हर सिटीजन के पास जो है वो सिलेक्ट होने का चांस मौजूद हो तो हम कहते हैं ये सैम्पलिंग है। अगर आपने पाकिस्तान को अपना बनाना चाहते हैं, पॉपुलेशन है टॉपिक, अगर आप कैसा है मजीद देखते हैं डिटेल में। यानी सिलेक्शन फेयर हो, रैंडम हो और साइंटिफिक हो तो बात बन जाएगी। अच्छा, स्पून लेना ना, स्पून अच्छी जगह से लेना है, तो अच्छी जगह से स्पून लेंगे तो आपको सुकून भी रहेगा। और ये सिलेक्शन अगर फेयर हो, तस्वर होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, रैंडम हो और साइंटिफिक हो तो बात बन जाएगी। रिसर्चर गैसिंग नहीं करता, इसमें सिस्टम यूज करता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टाइप 1 बात करते हैं, इसकी टाइप 1 है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। स्टूडेंट, सबसे बेसिक टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। यहां हर पर्सन के पास इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, हर एक के पास चांस होता है। यू मे बी सिलेक्टेड, यू मे बी सिलेक्टेड, यू कैन बी सिलेक्टेड, हर एक के पास। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी के 1000 स्टूडेंट के नेम्स कंप्यूटर में डाल दिए गए हैं और सिस्टम रैंडमली 100 नेम्स सिलेक्ट कर लेता है। ये एक्सेल में कमांड भी है, बिल्कुल लकी ड्रॉ की तरह। अब दूसरी टाइप है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। स्टूडेंट, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और भी इजी होती है। यहां रिसर्चर हर nth पर्सन सिलेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर हर 10वां कस्टमर, अगर 100 कस्टमर है तो हर 10वां के मीन 10वें नंबर पे जो आएगा, जो 20वें नंबर पे आएगा लिस्ट में, जो 30वें पे आएगा, जो 40वें पे आएगा। तो ये टाइप 2 थी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। मैं बिजनेस की एग्जांपल देना चाहूंगा कि शॉपिंग मॉल में रिसर्चर हर 10th कस्टमर से फीडबैक ले रहा है। वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है और फीडबैक लेता है, और हर 10वें कस्टमर से। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को उसने फॉलो किया हुआ है।
और ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक और मेथड में से इंपॉर्टेंट मेथड है, टाइप 2 है। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की बात हो रही थी। सिंपल हम कहेंगे ये सिंपल होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और फास्ट एंड क्विक होता है। टाइप 3 क्या है जी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में? वो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो स्टूडेंट्स कभी पॉपुलेशन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जैसे मेल स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स, बीबीए, एमबीए, बीएससीएस। रिसर्चर चाहता है कि हर ग्रुप रिप्रेजेंट हो, हर ग्रुप की नुमाइंदगी हो, बीबीए के भी हों, एमबीए के भी हों, मेल स्टूडेंट्स भी हों। तो यहां यूज होती है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटा बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इजी एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यूनिवर्सिटी सर्वे में हर डिपार्टमेंट से स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं ताकि फेयर रिप्रेजेंटेशन आ जाए। इसी तरीके से क्लस्टर सैम्पलिंग टाइप 4 की भी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कभी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है, बहुत ज्यादा बिखरी होती है, तो रिसर्चर इंडिविजुअल्स के बजाय ग्रुप्स चूज करता है। यूं यूज होती है क्लस्टर सैम्पलिंग। वो क्लस्टर बना लेता है, ग्रुप्स बना लेता है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बड़ी स्प्रेड है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के हर स्टूडेंट को सर्वे करना इंतहाई डिफिकल्ट होता है, तो रिसर्चर सिर्फ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज चूज कर लेता है। तो इसका मतलब है उसने क्लस्टर सैम्पलिंग कर ली, या सिलेक्टेड सिटीज ले लेता है और उसके स्टूडेंट्स को जो है वो उससे सर्वे कर लेता है। टाइप 5 लास्ट टाइप है जी, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। स्टूडेंट्स कभी सैम्पलिंग स्टेजेस में होती है। पहले सिटीज को ले लें, ये जैसे अभी बात हो रही थी स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करने की, फिर यूनिवर्सिटीज को ले लें, उसमें से फिर स्टेज पे आ जाएं, फिर क्लासेस लेवल पे आ जाएं, फिर स्टूडेंट्स लेवल पे आ जाएं। इसे कहते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। कि पहले सिटीज को आपने देख लिया कि कौन से में जाएंगे, फिर उसके अंदर सिटीज के अंदर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लिया, फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लासेस को, फिर क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स को। तो आप स्टूडेंट से सर्वे कर सकते हैं, अब डिफिकल्ट नहीं रहा। ये है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। आई होप मैं आप लोगों को सारे टाइप्स जो है खुश सलूबी से समझा सका हूँ। इसको प्रैक्टिस करें और दोबारा सुने, नोट्स लें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिएगा डिस्कशन सेशन में, हम लाइव भी जाने के लिए तैयार हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। स्टूडेंट्स कंपनीज भी सैम्पलिंग यूज करती हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, रेस्टोरेंट्स देख लें, कस्टमर फीडबैक को कलेक्ट करते हैं। मोबाइल ऐप सिलेक्टेड यूजर्स टेस्ट करती हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम्स भी सैंपल बिहेवियर एनालाइज करते हैं। कई मैसेजेस आते हैं कि फीडबैक दे दें और फिर थैंक यू का नोट भी आता है। अब हर चीज जब आप इस तरह की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो एरर का भी चांस रहता है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो रैंडम एरर होती है जी कि स्टूडेंट सैम्पलिंग में एरर्स भी आ सकती हैं। रैंडम सैम्पलिंग एरर का मतलब है चांस की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाना। बिल्कुल क्रिकेट में जैसे होता है ना, कभी बेस्ट बैट्समैन भी फर्स्ट बॉल पर आउट हो जाता है। तो ये तो लामहल्ला चांस रहता है कि आप एक ऐसा बंदा आपके सर्वे में से निकल जाए जिससे आपका फीडबैक जो है वो बड़ा क्वालिटी का आने का चांस हो। तो चांस है जी। इसी तरीके से दूसरी तरह की एरर है, ये सिर्फ रैंडम एरर थी, अब है सिस्टमैटिक एरर्स। लेकिन स्टूडेंट्स कभी प्रॉब्लम चांस की वजह से नहीं होती बल्कि रॉन्ग डिजाइन की वजह से होती है। इसे कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन सर्वे बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन हर पर्सन इंटरनेट यूज नहीं करता, इसलिए ऑनलाइन सैम्पलिंग में भी बायसनेस आने का बहुत चांस है, क्योंकि वो बंदा जो इंटरनेट यूज नहीं करता तो उसकी कई चीजें रिकॉर्ड नहीं हो सकती। इसलिए ऑनलाइन सैम्पलिंग में भी बायसनेस आने का बहुत चांस है। स्टूडेंट्स, रिसर्च सिर्फ डाटा कलेक्ट करना नहीं है, रिसर्च राइट लोगों को चूज करने की विजडम भी है। अब यह अक्लमंदी होती है कि राइट लोगों को सिलेक्ट करके और उनसे फिर डाटा कलेक्ट किया जाए। इन्हीं के लिए ये टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि रॉन्ग सैंपल जैसे गलती इंसान को जो है वो बहुत दूर तक ले जाती है, उसके खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसी तरीके से रॉन्ग सैंपल रॉन्ग कंक्लूजन्स भी क्रिएट कर सकता है और सारा किया काम तमाम हो सकता है।
स्टूडेंट्स, एक इंटेलिजेंट रिसर्चर पूरी दुनिया को स्टडी नहीं करता, लेकिन इंटेलिजेंट सैंपल चूज करता है। फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इंटेलिजेंट रिसर्चर बनना चाहते हैं ताकि इंटेलिजेंट सैंपल सेलेक्ट करें, कि एक नॉर्मल रिसर्चर ताकि एक नॉर्मल सैंपल ले या बिलो एवरेज सैंपल ले और बाद में रिजल्ट्स के लिए तगदो करता रहे और रिजल्ट ना मिले। एंड दैट बॉटम लाइन बताने जा रहा हूं, एंड दैट इज द पावर ऑफ सैम्पलिंग। सपोज स्टूडेंट्स, रिसर्चर सोशल मीडिया एडिक्शन पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की स्टडी कर रहा है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की स्टडी कर रहा है सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर। अगर रिसर्चर नियर बाय अवेलेबल स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करे तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। अगर रिसर्चर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का फिक्स्ड प्रोपोर्शन मेंटेन करे तो ये कोटा सैम्पलिंग है। अगर एक स्टूडेंट रिसर्चर को दूसरे एडिक्टेड स्टूडेंट तक गाइड करे तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है। और अगर रिसर्चर स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट को सिलेक्ट करे जो एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेज का एक्सपीरियंस रखते हों तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग है। स्टूडेंट्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर पार्टिसिपेंट को इक्वल सिलेक्शन चांस नहीं मिलता, लेकिन प्रैक्टिकल रिसर्च सिचुएशंस में ये टेक्निक बहुत यूजफुल होती है और इसलिए सैम्पलिंग डिज़ाइन भी रिसर्च डिज़ाइन का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में अगर हम बात करें, हर रिसर्च में रैंडम सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं होती। स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर अक्सर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग फॉर एग्जांपल क्या होती है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब है रिसर्चर उन लोगों से डाटा कलेक्ट करे जो इजीली अवेलेबल हों। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग में रिसर्चर पहले कैटेगरीज डिसाइड करता है, जैसे मेल, फीमेल, एज ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स या कस्टमर टाइप्स, और फिर हर कैटेगरी से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स लेता है। इसकी एग्जांपल मैं पहले दे चुका हूं पार्ट 3 और 4 में, लेट्स डू रिसर्च सीरीज में। स्नोबॉल सैम्पलिंग में एक पार्टिसिपेंट रिसर्चर को दूसरे पार्टिसिपेंट्स तक गाइड करता है। ये टेक्निक हिडन, सेंसिटिव या हार्ड टू रीच पॉपुलेशंस के लिए यूजफुल होती है। तीसरी है पर्पसिव सैम्पलिंग, नेक्स्ट है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में रिसर्चर इंटेंशनली उन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है जो टॉपिक के बारे में रेलेवेंट नॉलेज, एक्सपीरियंस या इंफॉर्मेशन रखते हों। स्टूडेंट्स, सिंपल वर्ड्स में कन्वीनियंस मीन्स इजीली अवेलेबल, कोटा मीन्स फिक्स्ड कैटेगरीज, snowball means referral through participants, and purposive means selecting information rich cases. स्टूडेंट्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर पार्टिसिपेंट को इक्वल सिलेक्शन चांस नहीं मिलता, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशंस में ये टेक्निक बहुत यूजफुल होती है। 9th है जी आपका बहुत मेजर डिसीजन है, इंडिकेटर्स, मेजरमेंट एंड मेजर्स। व्हाट इट मींस, हाउ विल यू मेजर वेरिएबल्स? टूल्स क्या हैं जी? ऑपरेशनल डेफिनेशंस, आइटम्स, स्केल्स, स्कोर्स, कैटेगराइजेशन एंड कोडिंग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम मेजर कर सकते हैं 1 to 5 स्केल पर। पुटिंग इट इन वन क्लीन फ्लो यूजिंग सिंपल बिजनेस एग्जाम्पल। वेरिएबल है जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम आई की बात कर रहे हैं, आई से इंडिकेटर्स, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, डिसीजन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, एंड पुटिंग इट इनटू वन क्लीन बिजनेस एग्जाम्पल। स्टेप 2, ऑपरेशनल डेफिनेशन। व्हाट डज इट मीन? कस्टमर सेटिस्फैक्शन refers to customer ratings of service experience. This will be the operational definition. Step 2, items. What will you ask? Rate service, speed, rate staff behavior,
This is step 2 after step 1. Number 1, operational definition. Step 2, items. What will you ask? Now step 3, scaling. How will they answer? Number 1, very low plus and 5 very high. यानी very low से very high, strongly disagree से strongly agree. So this is scaling. Step 3. Now moving towards step 4, scores. Scores का मरहला आ गया. What number do you record? Customers selects 4, 3, 2, maybe 1. Step 5, categorization. How will you group it? 1 to 2 low, 3 medium, 4 to 5 high. This is categorization of the data measured. How will you group it? 1 to 2 को low कह लेते हैं, 3 को moderate और उसके बाद high. Step 6, coding. How will you enter in SPSS or Excel? Very high is equal to 5 and low is equal to 2. Very low is equal to 1. Just like measuring temperature with a thermometer. You know very well, measuring temperature with a thermometer. If you can't measure it, you can't study it. If you can't measure it, you can't study it. Final punchline for you, my respected students. Decision 9 answers. How will I convert my concept into numbers? Concept से numbers की transformation and conversion है. Simple memory booster tip. Measure is defining, then asking, then scaling, then scoring, then grouping, and finally, coding. Defining, asking, scaling, scoring, grouping, and coding. This is all about measure. आप डिजाइन का बात करते हैं, जी से है गाइडेड एनालिसिस. लास्ट डिसीजन नंबर 10, फैसला नंबर 10. व्हाट इट मींस आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, हाउ विल यू अंडरस्टैंड, check and test it. Complete flow is in 3 clear steps. Number 1, exploratory data analysis. Feel for data. Step 2, data quality assessment. Goodness of data. Step 3, inferential statistical analysis. Hypothesis testing. Simple business example. Keep in mind, employee stress से employee performance. G, guided analysis. Step 1 in detail. You can see and you can read with me. Exploratory data analysis. EDA, feel for data. What you do? Look at your data for the first time. उसका बड़ा ही अपनी सी फील होती है. Use graphs, tables, averages, then tools में bar charts, pie charts, mean. अब आपके सामने एग्जाम्पल आपके सामने. Step 2 in detail. Number 2 is data quality assessment. Goodness of data की बात कर रहा है. What you do? Check if your data reliable and valid. Reliability, same results again and again. Validity, measuring the right thing. अब ये स्ट्रेस क्वेश्चनियर्स गिव्स कंसिस्टेंट, ये अब आप खुद पढ़ लेना. Step 3,
Inferential statistical analysis. Step 3, inferential statistical analysis, जिसे hypothesis testing भी कह देते हैं. What you do? Test your hypotheses using statistical tools. Tools कौन से हैं? Correlation, shows relationship. Regression shows impact. Regression shows, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, ये आप फॉलो करते जाएं. Final simple flow. Understand, trust and prove. Step 1 to step 3. Understand till prove. Decision 10 explains how data is analyzed through exploratory data analysis, data quality assessment, and inferential statistical analysis to understand patterns, ensure accuracy and validity. Last design and next insight conclusion. After 10 decisions, we will go towards conclusion. What it means? What did you find? Example is in front of you. Discounts increase sales. Final exam result की तरह ही है ये. Research ends where understanding begins. Final superline. Smart design is equal to goal, goal से link, link से control, control फिर place, फिर who, फिर time, फिर data, फिर select, फिर measure, फिर test और फिर result. तो ये 10 decisions थे. Number 1, set your goal. Number 2, understand the link. Number 3, control the situation. Number 4, choose the place and people. Decide time and data. Select sample, measure properly, and onward. This is a small attempt to super clarify 10 decisions in research design in one slide. Just copy it, read it, and you will get full understanding. Students, imagine you are a manager. You have a problem. You read research. You build theory. You make a hypothesis. But without design, you can't test. You can't prove. You can't decide. That is why research design is where thinking becomes action. Where thinking becomes action. Part 6 बुक की तरह था. Part 7 ब्रेन था. Part 8 जो है वो टूल्स हैं जो कि हमारा रिसर्च डिजाइन है. Now you have a quiz, a simple quiz, respected students. Question number 1. Which part comes just before research design? Number 1, data analysis. Number 2, literature review. Question number 2. Why do we need research design? To write theory, to prove ideas, to memorize definitions. Question number 3. Research design is like a story, a recipe, a joke. Question number 4. Research design mainly consists of 3 decisions, 5 decisions, or 10 decisions. Question number 5. Which type is used to test a relationship? Exploratory, descriptive, or hypothesis testing? Question number 6. If salary increases and performance improves, this is correlation, causation, or observation? Question number 7. Observing employees without changing anything is high interference, low interference, or no research? Question 8. Research in a real office environment is called lab study, field study, artificial study. Question number 9. If you study one company, the unit is individual, group, or organization.
Question number 10. Data collected only once is longitudinal, cross-sectional or continuous? Question number 11. Which method collects opinions quickly? Interview, questionnaire or observation? Question number 12. A sample is whole populations, small selected group or random idea? Question number 13. Measuring satisfaction from 1 to 5 is guessing, scaling or sampling? Question number 14. Which method shows relationship? Correlation, interview or sampling? Question number 15. Which uses numbers? Qualitative, quantitative or both? Question number 16. Which uses interviews? Quantitative, qualitative or statistics? Question number 17. Research design comes after data analysis, hypothesis or results? Question 18. Research design helps you move from data to theory, idea to action, results to problem. Question 19. Research design is theory, number 2, plan or result? Theory, plan or result? Question number 20. Without research design, research becomes strong, number 2, confusing or easy? Rapid fire question. What is research design? How many decisions? What is sampling? What is measurement? What is research design? How many decisions? What is sampling? What is measurement? This is rapid fire matching. Question 25. Match the following. Correlation को बताएं. Cause relationship over time one shot. Causation किसके साथ जाएगा? क्रॉस सेक्शनल के सामने क्या बेस्ट फिट है और लॉन्गिट्यूडनल के साथ क्या मैच करेगा? कॉज रिलेशनशिप ओवर टाइम एंड वन शॉट में से. Question 26. Case based. A company increases salary to test performance. Identify number 1, purpose, investigation type and interference. Question number 26. Application. Task है जी, design a study for student performance. Student must answer purpose, number 2, sample, number 3, method and number 4, measurement. Question number 27. What is research design? A blueprint, a poem, a reference style. Question number 28. How many key decisions are there in the lecture? 7, 10 or 15? Question number 29. What is the first decision in research design? Purpose of study, statistics or method? Match the concept. Question 30. Match the following. Exploratory, descriptive, hypothesis testing, cross-sectional, longitudinal, correlational, causal on the left side. Match it on the right side items. Describe over time, discover one time relationship, etc. Question number 31. Business case. A Pakistani clothing brand wants to test whether Instagram advertising increases online sales. Students identify the purpose of the study, the type of investigation, unit of analysis, data collection method and statistical technique. Question number 32. Student case. A student wants to study whether social media use affects CGPA among university students. Dear students, please confirm the following research design items: purpose, type, settings, unit of analysis, time horizon, data collection, measurement and statistics. ये देखें ठीक किया हुआ है, रिसर्च डिजाइन ठीक बना हुआ है. क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं. इट्स दिस केस इज फॉर यू स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 33. 1 minute challenge. Design a simple study on this topic. Does teacher interaction improve student interest in online classes? Students must write, not limited to number 1, purpose, investigation type, unit of analysis, sample, data collection method, measurement and statistical technique and more 2 decisions. Question number 34. Research design is a plan, a story or guess. 35. Total decisions are equal to. Total decisions in research design are equal to. Question 36. Exploratory research is used to discover, test or measure.
Question number 37, descriptive answers. Number 1, why, who, how to test. Question number 38 and 39, hypothesis testing is used to explore, describe या prove. Question 40, cause effect study is equal to. Another name of cause effect study. Question number 41, observing only is equal to. What do you mean by observing only? Question 42, artificial setting is equal to is referred to. Question number 43, company study is equal to is referred to. Question number 44, repeated study is equal to. Question number 45, questionnaire is equal to. Question number 46, sample is equal to. Yeah, sample means. Question number 47, 1 to 5 scale is called. Question number 48, relationship test is equal to. What do you mean by relationship test? Final important task. Go through all these 13 examples and prepare the research design. ये briefly बताया हुआ है 13 जो examples है हमारी. ये second slide है 13 examples की, नंबर 6 से लेके नंबर 9 तक. ये है जी एग्जाम्पल नंबर 10 से लेके 13 तक, और ये एग्जाम्पल्स हम लास्ट फ्यू पार्ट से करते आ रहे हैं लेट्स डू रिसर्च सीरीज के. इसमें बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी है. जी बताएं, इंडस्ट्री 1.0 इज व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. इंडस्ट्री 2.0 इज डैश प्रॉब्लम्स. इंडस्ट्री 3.0 इज डैश प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है. इंडस्ट्री 4.0 डिजिटल प्रॉब्लम्स को कर रही है. इस तरह इंडस्ट्री 5.0 किसको करेगी, इंडस्ट्री 6.0 किसको करेगी. ये था जी टारगेटेड फुल जर्नी. मैं आपको रिसर्च प्रपोजल का भी बताऊंगा. प्रॉब्लम एरिया, ऑब्जर्वेशन, प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग, प्रॉब्लम डेफिनेशन, लिटरेचर रिव्यू, फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, ऑपरेशनल डेफिनेशन, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन, पायलट टेस्टिंग, एंड देन यू मूव टुवर्ड्स डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन. स्टूडेंट्स, अब तक हम लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइन डिस्कस कर चुके हैं. प्रैक्टिकल दुनिया में इन तमाम चीजों को फॉर्मली कंबाइन किया जाता है. इसको बिजनेस रिसर्च प्रपोजल कहते हैं. रिसर्च प्रपोजल एक शॉर्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट होता है जो एक्सप्लेन करता है रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या है, प्रीवियस स्टडीज क्या कहती हैं, फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस क्या हैं, और रिसर्च डिज़ाइन कैसे इम्प्लीमेंट होगा. और ये हम अपने पार्ट 2 में लेक्चर नंबर 2 और 3 में भी पढ़ चुके हैं. स्टूडेंट्स, लिटरेचर रिव्यू प्रीवियस नॉलेज को समराइज करता है. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वेरिएबल्स को कनेक्ट करता है. हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते हैं. और रिसर्च डिज़ाइन बताता है डाटा कैसे कलेक्ट होगा, सैंपल क्या होगा, टाइम हॉरिजन क्या होगा, और एनालिसिस कैसे किया जाएगा, 10 डिसीजंस. और जब ये तमाम चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखी जाती हैं तो वो बिजनेस रिसर्च प्रपोजल बन जाती है. और स्टूडेंट्स, अब एक फाइनल इंटीग्रेटेड एग्जांपल देखते हैं ताकि ऑब्जर्वेशन टाइप्स परमानेंटली क्लियर हो जाएं. सपोज स्टूडेंट्स, रिसर्चर ओल्ड एज होम में एल्डरी पीपल की लोनलीनेस, तन्हाई और इमोशनल वेलबींग को स्टडी कर रहा है. अगर रिसर्चर पहले से चेकलिस्ट प्रिपेयर करे, जैसे कितनी इंटरेक्शन हो रही है, कितनी बार विजिटर आ रहे हैं, ये एल्डरी लोग कितनी टाइम अलोन स्पेंड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के करीब होगी. अब हम बात कर लेते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन की सेम केस स्टडी को इस्तेमाल करते हुए. लेकिन अगर रिसर्चर, इसमें क्या होगा, अगर रिसर्चर फ्रीली इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करे
और नेचुरली इमोशंस और बिहेवियर्स को समझने की कोशिश करे तो ये अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है। अगर रिसर्चर खुद एल्डरी पीपल के साथ वक्त गुजारे, उनके साथ बैठकर उनके इमोशंस फील करे तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी। लेकिन अगर रिसर्चर डिस्टेंस से सिर्फ ऑब्जर्व करे तो ये नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी। अगर पार्टिसिपेंट्स को पता ना हो कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ये कंसील्ड ऑब्जर्वेशन होगी, और अगर पार्टिसिपेंट्स अवेयर हों तो ये अनकंसील्ड ऑब्जर्वेशन होगी। अगर रिसर्चर स्पेसिफिक एक्टिविटीज या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करे तो ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के करीब हो सकती है। और अगर ऑब्जर्वेशन नेचुरली ओल्ड एज होम के रियल एनवायरनमेंट में हो तो ये अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन टाइप्स एक दूसरे के ऑपोजिट कतन नहीं, ये ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट एंगल्स से क्लासिफाई करती हैं। स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के ऊपर फोकस होता है। पार्टिसिपेंट वर्सेस नॉन पार्टिसिपेंट का फोकस रिसर्चर इन्वॉल्वमेंट होता है। कंसील्ड वर्सेस अनकंसील्ड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो फोकस होता है वो पार्टिसिपेंट अवेयरनेस होता है। और कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो फोकस है वो एनवायरनमेंट कंट्रोल होता है। और इसलिए स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग रिसर्च डिजाइन ग्रेट रिसर्च की फाउंडेशन बनाते हैं।